अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 14 अपने पिछले लेक्चर में शुरू कर चुके हैं। अपने पिछले लेक्चर को हमने छोड़ा था एक सवाल के साथ कि क्या बैटरी लाज़िम है किसी भी कंडक्टर से करंट के बहाव के लिए? इसी चीज़ को आज आगे लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपकी किताब की इस चैप्टर नंबर 14 की सबसे पहली मिसाल यानी कि 14.1 उसको हल करना सीखेंगे और साथ ही साथ एक क्विक क्विज़ पूछा गया है आपकी किताब में, उसको भी हल करेंगे और देखेंगे कि उसको हल किस तरह से किया जाएगा। तो चलें इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी, तो हम बढ़ेंगे आज के अगले लेक्चर की जानिब। हमने बात पिछले लेक्चर पे छोड़ी थी कि क्या बैटरी इतनी अहम है किसी भी जगह पे करंट पैदा करवाने के लिए, चार्ज के बहाव के लिए? तो उसी बात को आज अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मिसाल नंबर 14.1 पढ़ेंगे कि जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि अगर एक तार में 0.5 कूलम चार्ज 10 सेकंड में गुजर रहा हो तो तार में गुजरने वाले करंट की मिकदार मालूम करें। तो चलें पहले हम लिख लेते हैं कि हमें डाटा जो दिया गया है वो क्या-क्या दिया गया है। सबसे पहले हेडिंग देंगे, दिया गया डाटा। इस दिए गए डाटा के अंदर हमें दो चीज़ें मालूम हैं। एक तो मालूम है कि चार्ज कितना है, चार्ज की कीमत उसने दी हुई है 0.5 कूलम और वक्त बता दिया कि 0.5 कूलम चार्ज 10 सेकंड में गुजर रहा है। आपने मालूम क्या करना है, आपको मतलूब क्या है? आपको मतलूब है कि आप करंट को मालूम करें कि करंट की कितनी मिकदार इस तार में से गुजरेगी। तो आप हल की जानिब बढ़ेंगे, हल की हेडिंग दें, फार्मूला लगाएं। आप जानते हैं कि आपने पिछले लेक्चर में करंट का फार्मूला पढ़ लिया, I बराबर है Q बटा T। कीमतें दर्ज करें, Q की कीमत क्या है 0.5 बटा टाइम की वैल्यू क्या है, वक्त की वैल्यू है 10। तो अब जब इसको सोल्व किया जाएगा, इसको हल किया जाएगा तो आंसर आएगा 0.05 और चूंकि Q यानी चार्ज भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर है, वक्त भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर है, तो करंट का भी यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट वाला आएगा और वो आएगा एम्पेयर। हम कह देंगे कि जो अगर किसी भी तार में चार्ज की कीमत हो 0.5 और वक्त हो 10 सेकंड तो उससे बहने वाला करंट होगा 0.05 एम्पेयर। लेकिन बेहतर ये होता है कि हम करंट की इतनी छोटी कीमत को बजाय एम्पेयर में लिखने के इसके छोटे यूनिट के अंदर तब्दील कर दें। और हमने करंट के दो छोटे यूनिट पढ़े थे, मिली एम्पेयर भी पढ़ा था और उसको माइक्रो एम्पेयर में भी पढ़ लिया था। तो चलें हम देखते हैं कि ये करीब तरीन किसके हो सकता है। इसको 0.05 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि करंट बराबर है 5.0। मैं अशारिया 2 दर्जे आगे ले गया। अगर मैं बाएं से दाएं जानिब इशारिया मूव करवाऊं तो मुझे 10 की ताकत -2 लिखना पड़ेगा। एम्पेयर साथ वैसे ही चलता रहेगा। अब ये देखें 10 की ताकत -2 किसके ज्यादा करीब है, मिली 10 की ताकत -3 या माइक्रो जो कि 10 की ताकत -6 के बराबर है। तो चूंकि -2 -3 के बराबर है तो इस वजह से हम इसको मिली के अंदर तब्दील करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं लिखता हूं I बराबर है 5 ज़रब 10 की ताकत -2। अब अगर मैथ के कवानीन के मुताबिक मैं किसी चीज़ को 10 से ज़रब दे रहा हूँ तो मुझे लाजमी तौर पे 10 से तकसीम भी करना पड़ेगा। ये 10 इस 5 से आके ज़रब खाएगा, ये बन जाएगा करंट बराबर है 50 ज़रब 10 की ताकत -2 और यहाँ पे ये वाला जो 10 है बटे के नीचे ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ गया और साथ में एम्पेयर भी चलता आ रहा है साथ साथ। अब अगर यहाँ पे मैं मजीद सिंप्लीफिकेशन करूँ इसकी तो ये बन गया 50 ज़रब 10 की ताकत -2। आप जानते हैं कि अगर बटे के नीचे 10 हो, जैसे ही मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा वो मनफी के अंदर तब्दील हो जाएगा, ये बन गया एम्पेयर। अब अगर हमारे पास असास एक जैसी हो तो ताकतें जमा हो जाती हैं, तो -2 -1 एम्पेयर
ताकतों को जमा किया जाएगा। -2 -1 क्या हो गया? -3 एम्पेयर। और आप जानते हैं कि 10 की ताकत -3 बराबर होता है मिली के, तो ये आ जाएगा 50। 10 की ताकत -3 की जगह मिली और एम्पेयर वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। इस कीमत को हम बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे और इस तरह से हमारे करंट की वैल्यू निकल आई प्री फिक्सिस के अंदर, और प्री फिक्सिस के अंदर ही आपकी किताब ने ये जवाब लिखा है। अब चलें, हम इस तरह से तो इस चीज को खत्म नहीं कर सकते, हम एक नतीजे की भी तो हेडिंग देते हैं। हम नतीजा लिखेंगे और नतीजे में हम लिखेंगे कि अगर किसी भी करंट से बहने वाले चार्जेस की तादाद हो 0.5 और टाइम हो 10 सेकंड, इसको भी कूलम में कर लें, इसको भी ऐसा यूनिट यानी सेकंड के अंदर कर लें, तो इससे बहने वाला करंट कितना होगा जी? ये होगा 50 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से हम अपनी मिसाल 14.1 को हल कर लेंगे। इसी के साथ एक क्विक क्विज में आपसे एक सवाल पूछा गया है। वो सवाल ये है कि 10 मिली एम्पेयर का करंट कितने वक्त में 30 कूलम का चार्ज मुहैया करेगा? तो चलें, हमसे जो पूछा जा रहा है, हमें जो चीजें दी गई हैं, पहले उनको लिख लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कि किस फार्मूले के तहत हम इसका हल निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले तो हेडिंग दे लें कि अब यहाँ हम क्विक क्विज को हल करने की जानिब जा रहे हैं। जो हमें पूछा गया है, इस क्विक क्विज में पूछा यह जा रहा है कि अगर करंट की मिकदार हो 10 मिली एम्पेयर और चार्ज हो 30 कूलम, तो आपने बताना है कितना वक्त लगेगा इतने चार्जेस को मुहैया करने में। तो आप जानते हैं कि ये हमें दिया गया डाटा आ गया, ये मतलूब आ गया। आप हल की जानिब बढ़ें, तो हल में आप फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला है I बराबर है Q बटा T। अब चूंकि यहाँ आपने T मालूम करना है, तो T को एक साइड पे ले जाएं और Q इसी जगह पे है, I इधर ज़रब खा रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा। वक्त किसके बराबर बचेगा? चार्ज की कीमत क्या है? 30 बटा I की कीमत क्या है? 10, लेकिन 10 मिली एम्पेयर में है, मिली की जगह लगाएंगे 10 की ताकत -3, तो ये बराबर हो जाएगा। मैं इसको सिंप्लीफाई के लिए लिख लेता हूँ 30 बटा 10 ज़रब ये 1 बटा 10 की ताकत -3। इसको मैं अलग करके लिख लेता हूँ ताकि चीज़ें आसानी के साथ हल हो जाएं। 0 0 के साथ कटा जाएगा। टी किसके बराबर आ जाएगा? 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और अगर हम जानते हैं कि बटे के नीचे ताकत मनफी में हो, तो जैसे ही बटे के ऊपर जाएगी तो वो जमा में तब्दील हो जाएगी। अब इसको हम जानते हैं कि 10 की ताकत 3 को लिखा जाता है 1000, तो इसका मतलब ये हो गया कि टाइम जो दरकार होगा वो होगा 3000। अब यूनिट्स भी तो लिखने हैं, यूनिट्स चूंकि हमने यहाँ पे भी सिस्टम इंटरनेशनल इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे भी सिस्टम इंटरनेशनल हैं, तो टाइम के भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट लिखे जाएंगे। तो इस तरह से हम वो वक्त निकाल चुके जो कि दरकार होगा 30 कूलम चार्ज मुहैया करने के लिए। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, हम यहाँ पे नतीजे की हेडिंग देंगे और देखेंगे कि हमने तो इस क्विज से हमने ये नतीजा अखज़ किया कि अगर करंट जो है वो 10 मिली एम्पेयर का है, तो वो तकरीबन 3000 सेकंड के अंदर 30 कूलम का चार्ज मुहैया करेगा। तो ये जो क्विक क्विज है जिसने हिसाबी सवाल की शक्ल इख्तियार कर ली थी, हमने उसको भी देख लिया। हमने मिसाल 14.1 को भी हल कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों सवालात की समझ आ गई है। अब हम असल मुद्दे की जानिब बढ़ेंगे, जो कि जिससे हमने लेक्चर का आगाज किया था कि बैटरी को आखिर क्यों ज़रूरी होता है कि बैटरी को कंडक्टर के साथ जोड़ा जाए, तभी उसमें से करंट बहेगा। बैटरी के बगैर कंडक्टर से करंट क्यों नहीं बह सकता? कंडक्टर में चार्जेस तो हैं, हमने कहा था कि कंडक्टर में हमेशा मनफी चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और वो मूव भी कर रहे होते हैं, तो क्यों बैटरी के बगैर उनमें से करंट नहीं बहता? तो चलें, इसको समझने के लिए हम अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। जी, तो हम बढ़ते हैं उस मुद्दे की जानिब जिसके बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अगर
कंडक्टर के साथ बैटरी ना जोड़ी जाए तो क्या उसमें से कभी भी करंट नहीं बह सकेगा? चलें इसके लिए देखते हैं कि आखिर कंडक्टर के अंदर की सूरत हाल क्या है, कंडक्टर के अंदर कहानी क्या चल रही होती है। फर्ज करें कि मैं एक कंडक्टर आपके सामने इस तरह से बना रहा हूं कि ये हमारे पास कंडक्टर का कोई ना कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। अब हम जानते हैं कि जो कंडक्टर है किसी मटेरियल का बना होता है और मटेरियल बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। अब हर एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर मजमुई चार्ज पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज होता है जीरो, तो मजमुई चार्ज जो न्यूक्लियस पे आ जाएगा वो है पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बना रहा हूँ इस तरह से कि समझें कि ये मुख्तलिफ एटम्स हैं और ये मुख्तलिफ एटम्स के न्यूक्लियाई हैं न्यूक्लियस की जमा। तो इस वजह से जब भी न्यूक्लियाई बोलूँगा तो समझ लीजिएगा यहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की बात हो रही है। अब आप ये भी जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं जो इस न्यूक्लियस के बाहर कहीं घूम रहे होते हैं, चक्कर काट रहे होते हैं मुख्तलिफ मदारों के अंदर। फर्ज करें कि ये कोई मदार है और इस मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है कुछ इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चूंकि ये कंडक्टर फर्ज करें मेटल का बना हुआ है और हर कंडक्टर के अंदर, हर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स की बजाय आज़ाद फिर रहे होते हैं, वो इस न्यूक्लियस के साथ कशिश की फोर्स नहीं रखते। फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है और ये आज़ादाना मोशन कर रहे होते हैं। कोई भी खास सिमत नहीं होती इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की। अब फर्ज करें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे की जानिब बढ़ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पीछे की जानिब बढ़ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे की जानिब आ रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर की जानिब जा रहा है। अब यहाँ देखें चार्जेस तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं, मोशन भी कर रहे हैं, हरकत भी कर रहे हैं, तो क्या करंट पैदा नहीं होगा? करंट तो पैदा होना चाहिए, क्योंकि हमने करंट की क्या तारीफ पढ़ी थी, हमने कहा था कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से चार्जेस के बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या करंट पैदा होगा या नहीं। तो जवाब है इसका कि यहाँ पे करंट हरगिज तौर पे पैदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो मोशन कर रहे हैं, अगर मैं इसकी मजमुई मोशन देखूंगा तो वो जीरो होगी। अब ये मजमुई मोशन जीरो हो गई, इसका क्या मतलब है? जरा समझें कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जा रहा है ऊपर, इसकी मोशन के असर को खत्म करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो नीचे की जानिब आ रहा है, और इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो दाईं जानिब जा रहा है इसकी मोशन को खत्म करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बाईं जानिब जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि इस केस में इस कंडक्टर का मजमुई चार्जेस का बहाव जीरो है। अगर मजमुई चार्जेस का बहाव जीरो है तो इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो है। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बेतरतीब आज़ादाना हरकत करते हैं। जब ये आज़ाद चार्जेस किसी बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएं तो ये एक ख़ास सिमत में हरकत करते हैं और इस चार्जेस की हरकत की वजह से करंट पैदा हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का बहाव पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस या बैक वक्त दोनों तरह के चार्जेस की मोशन की वजह से होता है। बैक वक्त का मतलब है कि एक ही वक्त में पॉजिटिव चार्जेस भी बह रहे होंगे और नेगेटिव चार्जेस भी बह रहे होंगे। अब यहाँ पे जो मेटल्स हैं, मेटल्स में करंट का बहाव सिर्फ और सिर्फ आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट की मिसाल लें तो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि बर्क पाशीदे के मालिक्यूल पानी के महलूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की सूरत में अलग हो जाते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में करंट का बहाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस की वजह से होता है। अब देखते हैं कि अगर इस कंडक्टर के साथ बैटरी लगाई जाएगी, बैटरी के लगाने के साथ किस तरह से इस कंडक्टर के अंदर चार्ज बहाव करना शुरू कर देते हैं, चार्जेस का बहाव
शुरू हो जाता है। ज़रा इसको समझने से पहले मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा एक पानी के पंप के ज़रिए। अगर आपको पानी के पंप की मिसाल समझ आ गई तो आपके लिए फिर कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी कि अगर मैं किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ दूं तो उधर चार्जेस की सप्लाई किस तरह से होती है, चार्जेस किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाते हैं और ये सारा रास्ता। तो चलें मेरे अजीज तलबा और तालबात, फर्ज करें कि ये मेरे पास कोई एक बीकर है पानी का और पानी के इस बीकर के अंदर वाटर लेवल कुछ इतना है। वाटर लेवल इस जगह पे पड़ा हुआ है। फर्ज करें कि इस पानी के बीकर के ऊपर एक अदद नलका है और नलके से पानी इस बीकर के अंदर आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक अदद वाल्व भी नस्ब किया हुआ है। ये वाल्व नस्ब करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर मैं ये वाल्व बंद कर दूंगा, नीचे की जानिब करूंगा तो इधर से पानी का बहाव मुमकिन नहीं होगा और जैसे मैं पानी का बहाव मुमकिन करवाना चाहूंगा तो मैं इस वाल्व को ऊपर की जानिब खींच लूंगा। अब जैसे ही ये वाल्व नीचे की जानिब आएगा तो नीचे की जानिब आते हुए यहाँ पे हमने लगा रखा है एक अदद पंप। ये पंप क्या करेगा? पंप आप जानते हैं कि पानी को लोअर लेवल से, लोअर पोटेंशियल से, कम पोटेंशियल से उठा के लाता है हाई पोटेंशियल पे। यानी कि आप जानते हैं कि हमारे घरों में पानी किस तरह से आता है, हम मोटर चलाते हैं, वो मोटर ज़ेरे ज़मीन स्टोर पानी को उठाती है और उठा के आपके घरों की टैंकियों तक पहुंचा देती है जो कि आपकी छतों पे रखी होती हैं। तो नीचे से पानी ऊपर खुद ब खुद तो नहीं जा सकता, इसको ज़रूर बिल ज़रूर इसको किसी ना किसी एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी आती है इस पंप की सूरत में। अब ये पंप नीचे जाएगा मज़ीद और इधर से होता हुआ यहाँ दोबारा से इस बीकर के साथ जुड़ जाएगा। याद रखें कि हमने कंस्ट्रक्शन अपनी कुछ इस तरह से की हुई है कि इस बीकर की इस जगह पे कोई एक सुराख मौजूद है। अब होगा क्या? अब जैसे ही मैं इस वाल्व को खोलूंगा और इस पंप को ऑन करूंगा तो ये पानी इस जगह से, यानी कि पानी कम पोटेंशियल से होता हुआ इस पंप के अंदर जाएगा और पंप इसको खींच के लेके जाएगा हाई पोटेंशियल पे। हाई पोटेंशियल पे जाके छोड़ देगा और जैसे ही हाई पोटेंशियल पे ले जाके छोड़ेगा पानी दोबारा से हाई पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की जानिब आएगा। जैसे ही कम पोटेंशियल की जानिब आएगा पंप इसे दोबारा से खींचेगा, दोबारा से कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके की तरफ, फिर ज़्यादा पोटेंशियल से छोड़ेगा कम पोटेंशियल की जानिब और इसी तरह से ये चक्कर चलता रहेगा। अब अगर मैं बिल्कुल इसी डायाग्राम को कन्वर्ट कर दूं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर तो देखें वो कैसे बन जाएगी। जहां पे ये वाल्व है, इस वाल्व की जगह मैं रखूंगा एक अदद स्विच को। ये स्विच आ गया हमारा और स्विच का वही मकसद है जो कि वाल्व का है। अगर स्विच खुला छोड़ दूंगा तो इसका मतलब है कि पानी अंदर नहीं जा रहा है और अगर स्विच बंद कर दूंगा तो इसका मतलब है कि पानी अब अंदर जाएगा। अब यहाँ पे पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पानी का बहाव शुरू हो गया है यहाँ पे, तो इस किस्म के पानी के बहाव को मैं नाम दूंगा वाटर करंट। चलें, ये वाल्व की जगह आ गया हमारे पास क्या चीज? स्विच आ गया। मजीद आगे चलेंगे तो पंप का काम क्या है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और इस सर्किट में जो एनर्जी आएगी वो आएगी बैटरी की मदद से। ये आ गया बैटरी का हाई पोटेंशियल, ये आ गया बैटरी का लो पोटेंशियल। मजीद आगे की जानिब बढ़ेंगे, आगे हमारे पास इस पानी के टैंक की बजाय यहाँ पे मौजूद होगा एक अदद बल्ब। का काम क्या है कि बल्ब का काम सिर्फ ये है कि यहाँ से चार्जेस को गुजारना है। चार्जेस पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल पे किस तरह से जाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सर्किट जो हमने पहले पानी के लिए बनाया था अब मैंने बना दिया है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब जैसे ही फर्ज करें मैं इस स्विच को बंद कर दूंगा, जैसे ही स्विच बंद करूंगा तो हमारे पास अब यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा? हम जानते हैं कि यहाँ पे हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो कन्वेंशनल करंट में चार्जेस के बहाव की सिमत होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब। अब ये करंट बहना शुरू कर देगा कुछ इस किस्म की डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे करंट बहना शुरू कर देगा। तो इससे ये साबित हुआ कि ये बैटरी का काम चार्ज मुहैया करना नहीं है, बैटरी खालिसतन एक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, एक एनर्जी मुहैया करेगी जिससे वो चार्जेस को कम पोटेंशियल वाले इलाके से ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके में भेज सकेगी। देखें यहाँ पे चार्जेस आए, बिल्कुल इस जगह पे आए। अब जैसे ही ये कम पोटेंशियल वाले इलाके में आए अब इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस जगह से इस जगह पे आ सकें। तो इस
कम एनर्जी को पूरा करेगी इस बैटरी की एनर्जी। बैटरी की एनर्जी किस तरह से करेगी, चलिए मैं मजीद सर्किट आसान करके आपके सामने बना देता हूं। दरअसल बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दिया अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने सबसे पहले बैटरी बनाई और उसने बताया कि बैटरी के अंदर हो रहे होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस एक एनर्जी पैदा करते हैं जिसकी वजह से चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पे यानी कि मोशन कर सकते हैं। अब आप अक्सर बैटरी देखते हैं, बैटरी सेल का ही दूसरा नाम है और ये बैटरी या सेल आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा होता है कि एक साइड से वो उभरा हुआ होता है और बाकी दूसरी जो साइड होती है इसकी बिल्कुल प्लेन होती है। याद रखिएगा ये जो उभरी हुई साइड है ये हमेशा पॉजिटिव ली जाती है और इसके बरअक्स जो दूसरी प्लेन साइड होती है ये नेगेटिव ली जाती है। अब फर्ज करें कि इस बैटरी के साथ मैंने जोड़ रखा है एक अदद बल्ब और बल्ब को आप इस तरह से जाहिर कर सकते हैं कि ये बल्ब जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही मैंने बिल्कुल लगाया हुआ है इस जगह पे एक अदद स्विच जो कि इस बात का तयन करेगा कि क्या करंट बहेगा या नहीं बहेगा। ये स्विच आ गया हमारे पास, ये बैटरी आ गई जिसको मैंने इस तरह से रखा है और ये हमारे पास कोई ना कोई बल्ब आ गया, कोई ना कोई कंडक्टर आ गया। अब अगर मैं बैटरी का ऊपर वाला हिस्सा देखूं तो ये ज्यादा पोटेंशियल पे होगा, क्यों? क्योंकि ये अपने पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस को स्टोर रखेगा। और बैटरी का निचला हिस्सा देखूं तो ये कम पोटेंशियल पे होगा क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। अब यहाँ पे दो इलाके बन गए हैं। अब जैसे ही मैं इस स्विच को बंद करूंगा, स्विच को बंद करने का मतलब जरा याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि स्विच बंद कर दिया सारी बातें खत्म। स्विच बंद करने का मतलब यह है कि रास्ता मुकम्मल हो गया। स्विच बंद का मतलब है कि अब सर्किट बंद हो गया। सर्किट बंद होने का मतलब यह है कि सर्किट को अब मुकम्मल रास्ता मिल गया, कहीं भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है चार्जेस के बहाव में। अब होगा क्या कि इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। अब हम बात करेंगे हमेशा कन्वेंशनल करंट की, क्योंकि अक्सर आपकी किताब में कन्वेंशनल करंट का ही जिक्र किया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर में मौजूद पॉजिटिव चार्ज को दफा करेंगे। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दफा होगा तो ये इस जगह से होता हुआ बिल्कुल नीचे की जानिब आएगा, नीचे से होता हुआ ये आगे की जानिब और दोबारा से इस जगह पे आ जाएगा जहाँ पे लो पोटेंशियल है। अब यहाँ पे सारी गेम होती है, यहाँ पे सारी कहानी है, यहाँ पे सारा वो राज छुपा है कि बैटरी किस तरह से एनर्जी मुहैया करेगी एक चार्ज को नेगेटिव वाले इलाके से पॉजिटिव वाले इलाके में पहुंचाने के लिए। अब हम जानते हैं कि जो बैटरी है इसके अंदर मुसलसल कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे जैसे केमिकल रिएक्शंस होते रहेंगे इसकी वजह से इस बैटरी के अंदर एनर्जी पैदा होती रहेगी और वो एनर्जी मुहैया होगी इस पॉजिटिव चार्ज को जो इस जगह पे है वो इस जगह पे पहुंच जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया है तो क्या पॉजिटिव चार्ज इधर से रिपेल नहीं हो जाएगा, क्या इससे दफा होकर नीचे नहीं आ जाएगा? तो इसी को मैं समझा रहा हूं कि यही वो एनर्जी है जो बैटरी देगी अपने इस पॉजिटिव चार्ज को इधर से निकालने के लिए, दोबारा इस जगह पहुंचाएगी और दोबारा ये सारा सर्कल चलता रहेगा। तो इससे ये बात साबित हुई कि बैटरी की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजरे। तो इसको आपने बयान किस तरह से करना है? आप बयान इस तरह से करेंगे कि जब भी हम बैटरी को किसी कंडक्टर की तार के साथ जोड़ते हैं तो चार्जेस की मोशन शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे चार्जेस हरकत करते रहेंगे इनकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती चली जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी में कमी किस तरह से आएगी? क्योंकि ये केमिकल एनर्जी तब्दील हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये देखें कि जैसे जैसे ये चार्ज मूव करते जाएंगे, यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ है ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। और अगर बल्ब की जगह पे आपने यहाँ पे कोई हॉर्न लगाया हुआ है, कोई अलार्म लगाया हुआ है तो अलार्म बोलना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील हो रही है। तो अब जैसे ही ये चार्ज इस जगह पे आएगा तो इसकी एनर्जी चूंकि लो पोटेंशियल पे है, कम पोटेंशियल वाले एरिया में है, तो इसकी एनर्जी को पूरा करने के लिए बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी इसको दोबारा से कुछ एनर्जी फराहम करेगी, जिसकी वजह से ये दोबारा से इस जगह से जो कि कम पोटेंशियल वाला एरिया है इस जगह से दोबारा से हाई पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब हरकत कर जाएगा। अब यहाँ पे
आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील हो रही है। चार्जेस यहाँ पे ज़ाया नहीं हो रहे। चार्जेस अगर पहले 5 थे, अब भी 5 हैं। बस फ़र्क क्या आया? फ़र्क ये आया कि पहले यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब्दील हो गई अब लाइट एनर्जी में। तो एनर्जी एक किस्म से दूसरी किस्म में तो तब्दील हो सकती है, ये बात समझ आ रही है, लेकिन चार्जेस की तादाद हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बातें आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गई हैं, आपको समझ आ गई है। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आप सीख चुके हैं मिसाल 14.1 और क्विक क्विज का हल करना, और साथ ही आप ये भी जान चुके हैं कि क्यों कंडक्टर के साथ बैटरी लगाई जाए, सिर्फ उसी सूरत में उसके अंदर करंट बहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सूरत में अगर कंडक्टर बगैर बैटरी के मौजूद है तो उसके अंदर करंट कभी भी नहीं बहेगा। करंट के बहाव के लिए लाजिम है कि आप उसे एक अदद बैटरी के साथ जोड़ें, जो कि उसको मूव करवाएगी एक जगह से दूसरी जगह पे। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लेकिन आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।